हेलो ऑल, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। यहाँ पर हम मेंस आंसर के क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को मेंस एग्जामिनेशन के लिए और मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं जानता हूँ कि अभी जो एग्जाम चल रहा है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी आप लोगों की चल रही है, लेकिन हमें आंसर राइटिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंट मानना है। अगर आप आंसर नहीं भी लिख पा रहे हो तो भी एक बार एक सेशन देख लो, ताकि 15-20 मिनट में आप मेंस से रूबरू रहो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। आज भी मैं आपको इस सेशन में 4 नंबर, 8 नंबर और 20 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और जो हमारा 3 स्टेप फॉर्मूला है आंसर राइटिंग का, उसको फॉलो करके हमें आंसर राइटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं 3 स्टेप फॉर्मूला की बात करूं तो वहां पर हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, then we have to put content as per the requirement of the question, and third and most important, then we have to add fodder material। हमें रिपोर्ट्स के नाम मेंशन करने चाहिए, हमें कुछ स्पेसिफिक जो पॉइंट्स है वो मेंशन करने चाहिए, डाटा मेंशन करना चाहिए, ताकि हमारा जो आंसर है वो यूनिक लगे और उसे अच्छा लगे और एग्जामिनर को ये भी शो करे कि भाई हमें अच्छी खासी नॉलेज है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज के क्वेश्चन का वो है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो जीएस 2 के पेपर 5 में यूनिट 1 सब यूनिट 2 का एक क्वेश्चन है हमारे एचपीएस के सिलेबस में। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है एचपीएनटी और एचपी अलाइड के एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि वहां पर भी 4 नंबर या 5 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई डायरेक्टिव नहीं है, जैसे डिस्कस नहीं है, क्रिटिकली एनालाइज नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर ना आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है आंसर की वो डिफरेंट हो सकती है। कोई बच्चा सोचेगा कि भाई मुझे तो इसमें जितनी भी प्रिविलेजेस हैं सारी की सारी मेंशन करनी है। कोई बच्चा सोचेगा कि नहीं, मुझे प्रिविलेजेस मेंशन नहीं करनी, मुझे बस बताना है कि प्रिविलेजेस होती क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड वाला एंगल ज्यादा एप्रोप्रिएट है। आपसे ये नहीं पूछा कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया, वो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है, जिसका आप आंसर फिर पहले वाला लिखते। लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ शॉर्ट नोट पूछा है, तो आपको बताना है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती क्या है और उनका क्या एंगल है इंडियन कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो अगेन अगर आप 1-2 मेंशन भी कर रहे हो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस चलेगा, लेकिन सारी की सारी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वो नहीं है। और हमें अपने आंसर को जो हमें आता है उस हिसाब से नहीं लिखना होता, जो क्वेश्चन की डिमांड है उस तरीके से लिखना होता है। तो यहां पर आपने सबसे पहले डिफाइन करना है कि व्हाट आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो ये कुछ राइट्स हैं, कुछ इम्यूनिटीज हैं जो किसको मिलती हैं, जो एमपीज को मिलती हैं अगर हम लोकसभा राज्यसभा की बात करें, और अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो एमएलएस को मिलती हैं। और ये इंडिविजुअल भी मिलती हैं कि एक इंडिविजुअल एमपी की भी कुछ राइट्स हैं, कुछ इम्यूनिटीज हैं, और हम कलेक्टिवली भी कहते हैं कि पूरे पार्लियामेंट की, पूरे सदन की भी कुछ मर्यादाएं हैं जिनको उल्लंघित नहीं किया जा सकता। ठीक है, एंड दे कैन इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर फंक्शन, मतलब कि अगर आप लोग इम्यून हो किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से, या फिर आपको कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, तो आप विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अपना काम अच्छे से कर पाओगे। आपके काम में कोई बाहर से दखल अंदाजी नहीं होगी। समझ रहे हो? तो आपने सबसे पहले डिफाइन कर दिया कि प्रिविलेजेस होती क्या है। फिर ये इंडिविजुअल्स को भी मिलती हैं जो कि पार्लियामेंट की कमेटीज का पार्ट बनते हैं, पार्लियामेंट में बोलने का हक रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अब वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, पार्लियामेंट में वोट डालने का अधिकार नहीं है उनके पास, लेकिन पार्लियामेंट की अगर किसी कमेटी का वो हिस्सा है, तो जो इम्यूनिटीज, जो प्रिविलेजेस बाकी मेंबर्स को मिली हुई हैं पार्लियामेंट के, वो अटॉर्नी जनरल को भी मिलेंगे। क्लियर है? अब जो स्पेशल प्रोविजन है प्रिविलेजेस के, वो एनश्राइंड है आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो 194, और अगर पार्लियामेंट की बात करें तो 105। अब दोस्तों ये पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी स्पेसिफिक नॉलेज बताएगा। अगर आप ये लिखते हो पहले 2 पॉइंट तो जर्नल है, ठीक है, हर बच्चे को पता होंगे लगभग। अब एक और डाउट आपके दिमाग में आता है कि सर क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है प्रिविलेजेस की? नहीं, आपको जो थीम है वो करेक्ट लिखनी है। वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन जो मैसेज होगा पूरे सेंटेंस का वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि दे आर सर्टेन इंपॉर्टेंट इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस, राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू सर्टेन एमपीज। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक वो प्रिविलेज जो कि कलेक्टिवली पूरे हाउस को मिली हुई है। फॉर एग्जांपल हाउस की किसी भी प्रोसीडिंग्स में जो कोर्ट है या फिर कोई भी और ऑर्गन है स्टेट का, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, स्पीकर को सारी पावर दे रखी है इन द केस ऑफ लोकसभा, चेयरमैन को सारी पावर दे रखी है इन द केस ऑफ राज्यसभा, तो आउटसाइड इंटरफेरेंस को बैन किया गया है। सिमिलरली जो हाउस है वो अपनी सीक्रेट सीटिंग कर सकता है, और अगर मान लो कोई और मेंबर है जो हाउस का नहीं है लेकिन पार्टिसिपेट कर रहा है सीटिंग्स में, उसको एक्सक्लूड कर सकता है कि भाई इस सीटिंग में तू अलाउड नहीं है। ठीक है, और कुछ प्रिविलेजेस इंडिविजुअल प्रिविलेज होते हैं जो सेकंड कैटेगरी है। यहां पर एक पर्टिकुलर एमपी को कुछ पावर मिली हुई है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक एमपी है
और सदन का सेशन चलने वाला है, शुरू होने वाला है, तो सेशन शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद एंड ड्यूरिंग सेशन उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी कोर्ट्स में, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी दो तरह की प्रिविलेजेस होती हैं। और एक और बात दोस्तों जो बहुत जरूरी है मेंशन करनी, वो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इन प्रिविलेजेस को कोडिफाई नहीं किया गया है, कहीं भी एक जगह नहीं लिखा गया है कि कौन कौन सी प्रिविलेजेस होंगी। तो डिफरेंट सोर्सेज हैं इन प्रिविलेजेस के, और कई बार इस पे इशू भी आया है क्योंकि प्रिविलेजेस कोडिफाइड नहीं है, तो हमें नहीं पता लगता कि कब हम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कर रहे हैं एज अ सिटीजन, ठीक है। तो कोडिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है। अगेन आप एक लाइन लिख सकते हैं, लेकिन ये 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 20 का नंबर का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल 4 नंबर का है, और आपसे सिर्फ राइट ए शॉर्ट नोट बोला हुआ है, तो आप क्रिटिकल वाला पॉइंट अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वर दी डिफरेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो आपका यूनिट 2 जो जीएस पेपर है 2 का, उसमें आता है सब यूनिट 1 में। और यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगेन कोई डायरेक्टिव नहीं है। व्हाट का मतलब क्या है कि आपको सिंपल मेंशन कर देना है कि क्या क्या चैलेंजेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट है इंडिया में वो फेस कर रही है, ठीक है। अब अगेन जब आप इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे जरूरी इंट्रोडक्शन लिखना, 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हो कि देखो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है और इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, ठीक है। तो आपने लिख दिया कि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो गवर्नेंस स्पेसिफाई करती है अर्बन एरिया की, और ये किस तरीके से होता है कि लोग अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया। एक पार्ट 12 ऐड किया, शेड्यूल 12 ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड पार्ट 9A ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है। अब आपको बताना है कि चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि आपसे सीधा सीधा चैलेंजेस पूछा हुआ है। तो सबसे पहला चैलेंज है शॉर्टेज ऑफ फंड। देखिए बहुत फंड की स्कैर्सिटी रहती है अगर हम लोकल गवर्नमेंट्स की बात करें, जैसे शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, किसी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं स्टेट पे अपने फंड के लिए, इनके पास टैक्स कलेक्शन की पावर बहुत कम होती है। और एक और बात कि जो फाइनेंस कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो बोला तो हुआ है कि हर 5 साल में अपॉइंट किए जाएंगे और वो रिकमेंड करेंगे कि कितना पैसा स्टेट ट्रांसफर करेगा टू दी पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज, वो कई बार कॉन्स्टिट्यूट नहीं होते हैं और उनकी रिकमेंडेशन कई बार इंप्लीमेंट नहीं होती है, ठीक है। एक और बात अगर हम बात करें बिहार की अर्बन लोकल बॉडीज की, तो पुअर फाइनेंस की वजह से वो अपने कोई भी फंक्शन डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपके मस्ट होंगे। देन अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, कहीं ना कहीं इस टाइम अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें या फिर मेजर टाउन्स की बात करें, तो वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कंट्रोल है अर्बनाइजेशन पे वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, और हमें बहुत एक्स्ट्रा प्लान अनप्लान्ड डेवलपमेंट देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं अर्बन स्ट्रक्चर को और डिटेरियोरेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल, देखो पार्ट जो शेड्यूल 12 है, जो हमारी पार्ट 9A थी, वहां पर कुछ आइटम्स मेंशन कर रखे हैं 18 के अराउंड, कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को पावर डिवॉल्व करनी है, किसको, म्युनिसिपैलिटीज को, और म्युनिसिपैलिटी को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बॉडी बनने देना है कि आप अपना काम डिस्चार्ज कर पाओ। लेकिन स्टेट अपनी ये पावर छोड़ने नहीं वाला है। स्टेट कहीं ना कहीं अभी भी म्युनिसिपैलिटीज की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको डिवॉल्व करने को बोली है वो डिवॉल्व करने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू हमें देखने को मिलता है। देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी, देखो एक टाउन है वहां पर हमें सेम फंक्शन के लिए मल्टीपल एजेंसीज देखने को मिलती हैं। अगर आप स्मार्ट सिटीज देखो तो स्मार्ट सिटीज में हमें एक तो स्मार्ट सिटी की जो स्पेशल पर्पस एजेंसी बनाई गई है वो हमें देखने को मिलती है, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, प्लस कुछ और एजेंसीज हैं जो आपस में कंट्राडिक्ट करती रहती हैं, और जब कुछ फैलता है, कुछ काम खराब होता है, तो एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करती रहती हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा इश्यू हमें देखने को मिलता है ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज। अगर मैं बेंगलुरु का एग्जाम्पल दूं आपको, तो वहां पर कुछ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जो हेल्थ के लिए हैं, वो कुछ सेंटर आते हैं जो बेंगलुरु की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके अंडर, और कुछ सेंटर आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। अब जब भी कोई इशू होता है तो दूसरे एक दूसरे पे बोलते हैं कि ये इसके अंडर था, वो उसके अंडर था, तो ये इशू बनता है। देन लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी म्युनिसिपैलिटीज में वो ज़्यादा है, लेकिन उनके जो पर्सन इस टाइम काम कर रहे हैं वो कम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट की जो इलेक्शंस हैं वो फ्रिक्वेंट नहीं होते, और कई बार हमें इलेक्शंस में भी काफ़ी धांधली देखने को मिलती है, तो बहुत प्योरिटी के साथ ये काम नहीं चल रहा है। अगर हम इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो हमें 74th अमेंडमेंट को पूरी लेटर एंड स्पिरिट में अप्लाई करना पड़ेगा, और स्टेट को अपना जो कंट्रोल है म्युनिसिपैलिटी के ऊपर वो थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन का। इट इज फ्रॉम द टॉपिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया, GS2 पेपर 5 यूनिट 2 सब यूनिट 1। Discuss the salient feature of national education policy and how can it bring holistic change to the Indian education system।
तो यहाँ पर अब देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को पहले तो माइक्रो पार्ट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन बड़ा लगे तो आप ये मान के चलो कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है और आपको अगर उन 2 पार्ट का आंसर पता है तभी आप कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पर पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि आपको सेलिएंट फीचर डिस्कस करनी है, और सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि किस तरीके से वो इंडियन एजुकेशन सेक्टर में होलिस्टिक चेंज लेकर आ सकता है। अब यहाँ पर एक तरीका ये है कि आप फीचर लिखो और किस तरीके से वो चेंज ला रहा है वो मेंशन कर दो। दूसरा तरीका ये कि पहले आप सारे फीचर्स लिख दो और फिर वो कैसे चेंज ला रहे हैं एक नेक्स्ट हेडिंग बना दो। तो दोनों ही तरीके आप फॉलो कर सकते हो, मैंने पहले वाला तरीका फॉलो किया है। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे जो कि 20 मार्कर का है, 400 शब्दों का है, तो हमें इंट्रोडक्शन और भूमिका बनानी पड़ेगी। देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये लगभग 3 दशक के गैप के बाद हमें देखने को मिली है। पहले 1986 में थी और अब जाके ये लगभग 34 साल के बाद हमें देखने को मिली है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसकी रिकमेंडेशन है और कहीं ना कहीं जो हम एजुकेशन में 4 पिलर्स की बात करते हैं, क्वालिटी, इक्विटी, एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज, या फिर हम एक और जो वर्ड है मैं शायद मिस कर गया, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, इनको हमें टारगेट करना है। और कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमें इन चारों पे टारगेटिंग काफ़ी पुअर दिखती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को टारगेट करने के लिए इंडिया में एजुकेशन को क्वालिटी, इक्विटी के साथ इंक्लूसिव बनाने के लिए प्लस अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश करने के लिए स्टेक होल्डर्स की हमने कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई और उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। ठीक है, अब ये एनईपी 2020 की स्पेशल फीचर्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। एटलीस्ट 8 से 9 फीचर पता हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके 4 नंबर, 8 नंबर और 20 नंबर तीनों तरह के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हो। देखिए पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिकमेंडेशन ये था कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बोला गया कि आप पहले से 12वीं क्लास तक के एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो, 6 से 18 साल या 20 साल की एजुकेशन पे ध्यान दो। नहीं, इन्होंने बोला कि भाई एक इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर्मेटिव ईयर। फॉर्मेटिव ईयर कौन से ईयर हैं? 3 से 8 साल के ईयर, ठीक है, जहां पर एक बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है अपनी, और सिर्फ घर पे रह के वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, हमें उसके लिए भी प्लान बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने जो एज है 3 की उसको इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना और प्राइमेसी दी फॉर्मेटिव ईयर्स को, ताकि बच्चे का जो माइंड है वो यहीं से अच्छा विकसित होना शुरू हो जाए। प्लस इन्होंने स्कूल की गवर्नेंस को भी इंप्रूव करने की कोशिश करी है और यहाँ पर न्यू एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क हमें देखने को मिला है। प्लस डिपार्चर फ्रॉम सिलोस मेंटेलिटी। देखिए आप लोगों ने जब पढ़ाई करी होगी तो जब आपके 12th के एग्जाम 10th के एग्जाम होते थे तो आपसे पूछते थे क्या लोगे, आर्ट्स लोगे, मेडिकल लोगे, नॉन मेडिकल लोगे, कॉमर्स लोगे। लेकिन इन्होंने अब इन आइसोलेटेड कंपार्टमेंट्स को ब्रेक करने की कोशिश करी है और ऐसा बोला कि देखो जो भी बच्चा है वो अपने पसंद के हिसाब से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन बना सकता है। ये आर्ट्स कॉमर्स ये पुरानी बातें हैं, नई बातें ऐसी नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिवीजन जो है आर्ट्स कॉमर्स की उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करी गई है। प्लस कॉन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। दोस्तों ये बोला गया कि 6ठी क्लास के बाद से ही हम वोकेशनल कोर्सेज पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, ताकि बच्चा अपना एक फ्यूचर पहले से ही आइडेंटिफाई कर पाए कि मैं कौन से एरिया में तेज हूँ। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो कोडिंग में काफ़ी अच्छा है तो कोडिंग की उसे पहले से ही ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर कोई बच्चा मैकेनिकल फील्ड में काफ़ी अच्छा है तो उसको पहले ही वैसी इंटर्नशिप दी जाएगी। प्लस मेकिंग एजुकेशन मोर इंक्लूसिव। राइट टू एजुकेशन का जो हमारा फंडा था 2009 का कि जो हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है वो लगभग हर बच्चे को मिले, उसी को यहाँ पर फुलफिल करने की कोशिश करी गई है। और यहाँ पर देखो अगेन मैं उसके बाद उसके पॉइंट्स जरूर बता रहा हूँ कि किस तरीके से उसका एडवांटेज हमें देखने को मिलेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल डिपार्चर फ्रॉम सिलोस मेंटेलिटी क्या करेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके आएगा एजुकेशन में। तो क्या होलिस्टिक चेंज वो लेकर आ रहा है, मैं वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, प्लस अलोइंग फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पर हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को बोल रहे हैं कि आप जो है आइए, अगर आप टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में हैं 100 यूनिवर्सिटीज़ में, और हमारी जो यूनिवर्सिटी है उनके साथ आप कोऑपरेशन करिए, कोऑर्डिनेशन करिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम को और इंप्रूव करने में हेल्प करिए। देन एंडिंग है इंग्लिश वर्सेस हिंदी डिबेट, और यहाँ पर बोला गया कि देखो 3 लैंग्वेज, एक हिंदी, इंग्लिश और अपनी स्टेट लैंग्वेज पे आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। हायर एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए हैं, ठीक है, कुछ कोर्सेज को डिसकंटिन्यू किया गया है। प्लस रिसर्च पर बहुत फोकस किया गया है। हमें 2 बॉडी देखने को मिलेंगी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज एंड नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर डिफरेंट स्टेक होल्डर आके इनोवेटिव आइडियाज को डिस्कस करेंगे और उनकी एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, एंड हायर एजुकेशन कमीशन बनाया गया है फॉर इंडिया, जो कि देखेगा कि किस तरीके से हम एक मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन के लिए हम सेटअप पूरा बनाएं, प्लस किस तरीके से गवर्न किया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, एक्रेडिशन होगी। तो ये एनईपी अभी पेपर्स में तो बहुत अच्छी लग रही है, अब कंक्लूजन आपको ये देना पड़ेगा ना कि अच्छी लग रही है,
लग भी रहा है कि चेंजेस लेकर आएगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी वो बताएगा कि एनईपी सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का हमारा ये आज का क्वेश्चन फ्रेमवर्क था। आई होप कि आपको मजा आया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सिर्फ सुनना था आपको, मैं आपको नहीं बोल रहा कि अभी प्रीलिम्स के टाइम पर आप इन क्वेश्चंस को लिखो, लेकिन सुनो जरूर और अपने मेंस में कहीं ना कहीं आइडियाज को डेवलप करो। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।